सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर सीरीज 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इस वीडियो लेक्चर सीरीज के इसमें पार्ट बन रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने समझा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल स्टेट को हम लोगों ने एक एक करके जोड़ने की कोशिश करी, तो सारे प्रिंसिपल स्टेट को तो हमने एक साथ जोड़ ही लिया था। लेकिन आपको पता है कि प्रिंसिपल स्टेट एकदम से क्या कहते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाती है। तो उसमें से 4 प्रिंसिपल स्टेट थे जो हमने देखे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और उसके बाद था आपका जम्मू एंड कश्मीर। इन 4 प्रिंसिपल स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे एक करा, वो इस वीडियो के अंदर हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। आप देख सकते हो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मैप है उसमें भी ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से हैदराबाद का जो रीजन है दूसरों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। इस वाले प्लेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे राजा एक साथ रहते हैं, ये किसी एक के अंडर में वाली जगह नहीं है। जबकि आपको अगर दूसरी जगह देखने को मिलेगी तो दूसरी जगह जो है वो आपको ये वाली भारत की जगह देखने को मिलेगी। और भारत की जगह में आप ये देखोगे कि ईद हैदराबाद जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक ही के अंडर में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो इलाका आ जाता है ये साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर में आता है। साउथ का सेंट्रल पार्ट है जो आजकल ज़्यादातर तो अभी ये कह सकता हूँ तेलंगाना, नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू द तेलंगाना। अभी इसे तेलंगाना के हिस्से में डाल दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादातर उस समय कवर करता था हैदराबाद, कर्नाटका और महाराष्ट्र का कुछ प्लेस ये उस टाइम पीरियड पे कवर करता था। तो ऐसी कंडीशन में तीनों राज्यों का स्टेट जो था इसने कैप्चर कर रखा था। तो मैं अगर एरिया के हिसाब से बोलूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, एग्रीकल्चर के मामले में भी, मिनरल रिसोर्स के मामले में भी, और कह सकता हूँ बिजनेस के लेवल पे भी ये काफ़ी जगहों से कनेक्ट था। तो अगर ज्योग्राफी लेवल पे देखने की कोशिश करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह थी। और लैंडमास के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो लैंडमास भी छोटा नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि राजा का शासन यहाँ पे चल रहा है जबकि भारत आज़ाद होने वाला है। तो ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि यार अगर मान लो कि मुझे साउथ में यहाँ पे जाना है, इस वाले हिस्से में जाना है, तो मैं अगर ये सारा हिस्सा अगर आज़ाद होगा तो मुझे यहाँ घूम के कहीं से रास्ता निकाल कर यूं जाना पड़े। तो ऐसा क्यों करे? मतलब पूरा भारत आज़ाद है लेकिन ये वाला हिस्सा आज़ाद नहीं है और ये हिस्सा किसी राजा के अंडर में, तो बड़ी ही दिक्कत रह जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने निज़ाम एक तरीके की पोस्ट है। उस्मान अली खां हैदराबाद के 7वें निज़ाम थे ये। अब 7वें निज़ाम अगर आप देखें तो उसके बाद इनके मरने के बाद क्या कहते हैं कोई नहीं पावर में था। इनका रीजन आप देख सकते हो 17 सितंबर 1948 तक ही चला। इनकी जो डेथ है, बॉन्ड तो इसमें दिखा रखा है, डेथ नहीं दिखा रखी है इसके अंदर, मैंने नहीं दिखाई, कोई नहीं, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। लेकिन बस आप इतना मान के चलिएगा कि 1911 से लेकर 1948 तक हैदराबाद के राजा बने रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर उस्मान अली खां जो थे भाई, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट निज़ाम का ही था, हैदराबाद में रूल करते थे और दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी में से एक थे। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि ये व्यक्ति उस टाइम पीरियड पे हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। ये उस टाइम पे कई ट्रक सोना दे चुका था भारत को, जिस टाइम पीरियड पे भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। और इसके सबूत एक जगह नहीं है, बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। इवन अभी भारत देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ साल पहले इसका स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था उस पैसे पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे थे। और हमारे भारत के एक जाने माने वकील है जिन्होंने मात्र 1 रुपए में उनके सारे पैसे स्विस बैंक से निकाले जो इंटरेस्ट उनका बनता है। तो सोचिए उस बंदे का पैसा, इस बंदे के पास इतना पैसा था जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखते हो, पहले उस बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था। और इतना पैसा था कि इसने अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक बैंक खोल दिया। तो आप सोच सकते हो कि हम किस पावर से लड़ रहे थे उस टाइम पीरियड पे। लेकिन ऑफ कोर्स भारत देश आज़ाद करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। निज़ाम पे इतना पैसा था कि वो स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, इसको स्वतंत्र स्टेट बनाना चाहता था, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की आर्मी भी थी। अब यहाँ पे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा मैं स्टैंड स्टिल पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट हूँ। एग्रीमेंट का मतलब है कि भाई मैं अभी सोच कर बताऊँगा। भारत देश आज़ाद हुआ अगस्त के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर जब इसके पास लोग पहुँचे तो इससे कहा गया कि सर आप भारत के साथ आ जाइए। इसने कहा जी सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से सोच के बताऊंगा। तो स्टैंड स्टिल पॉलिसी, जिसे हिंदी में यथा स्थिति क्या कहते हैं समझौता बोलते हैं हिंदी में,
यथास्थिति समझौता के तहत इसने शुरुआती समय में कहा कि ये रहेगा, लेकिन बाद में इस बंदे ने क्या कहते हैं उस्मान अली खान ने पूरी तरीके से एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद इसका नाम दिया। और इस तरीके से हमारे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इस बंदे ने पूरी तरीके से एक नई चीज़ जो है नया हैदराबाद बनाने की कोशिश करी, जबकि यथास्थिति समझौता इन्होंने हमारे साथ साइन किया था। अब क्योंकि हमें कोई ना कोई रीजन चाहिए था हैदराबाद को भारत के अंदर विलय कराने के लिए, तो वहां पे बड़ा ही किसानों को लेके एक प्रोटेस्ट चलता रहता था और तेलंगाना के किसान जो थे ज्यादातर परेशान रहते थे, क्योंकि हैदराबाद निज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और ऐसे टाइम पीरियड पे हिंदू मुस्लिम का तो वैसे ही झगड़ा चल रहा था और वहाँ पे जो भारतीय किसान थे, इंडियन मतलब हिंदू किसान थे तेलंगाना के, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं उस समय मुसलमान के अंडर में अगर है तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो ये सिचुएशन जो थी बड़ी खतरनाक थी। इसी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस टाइम पीरियड पे इस मुद्दे को उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि जानबूझ के जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकार कहा जाता है, हिंदी में आप ये कह सकते हो रजाकार। निजाम ने जवाब दिया कि उनके एक पैरा सैन्य बल रजाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है और उसने बताया कि भाई क्या कहते हैं कभी भी टैक्स की बारी होती थी तो वो ज्यादातर हिंदुओं को यानी कि नॉन मुस्लिम को ही टारगेट बनाया करते थे और इसी वजह से यहाँ पे निजाम का एक नेगेटिव पॉइंट जो है सामने आया। अब भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हम निजाम के खिलाफ एक स्टेप लेंगे। दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बस आप पाठशाला के अंदर इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया स्पेशली निजाम की पूरी पैरामिलिट्री फोर्स को खत्म करने के लिए। आप कह सकते हो 13 से शुरुआत करी और 5 दिन ये पूरी तरीके से ऑपरेशन पोलो चला और ऑपरेशन पोलो में पूरी तरीके से हैदराबाद को एनेक्स कर दिया गया और हैदराबाद की टेरिटरी में इसको मिला लिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि 17 सितंबर 1948 के टाइम पीरियड पे जो निज़ाम थे उनको पोस्ट से हटा दिया गया और फाइनली कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरी तरीके से ऑपरेशन चला और निज़ाम पावर से हट जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि निज़ाम सामने आप इस फोटो में देखेंगे कि वो मतलब इतने तो छोटे नहीं थे कि झुक जाएं, लेकिन भाई बंदा लड़ा उस टाइम पीरियड पे, इंडिया से लड़ गया तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उसकी अपनी आर्मी थी और 5 दिन तक युद्ध चलता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मे भी इसकी ज़्यादा तैयारी होती तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे ख्याल से अपना खुद का देश भी बना सकता था, इस पर इतना पैसा था। लेकिन हाल फिलहाल ये स्टेट ऑफ हैदराबाद फाइनली बन गया और यहाँ पे इसको भारत का पार्ट बना लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मणिपुर की। मणिपुर के अंदर आप देख सकते हो शुरुआती समय से किंग ऑफ मणिपुर थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20वें राजा जो थे वो थे बोध चंद्र सिंह। ये 1941 से लेके 1949 के बीच में यहाँ के राजा बने और लगभग आप कह सकते हो 1941 में ही ये अपॉइंट होते हैं अपने फादर की डेथ के बाद। तो इन्हें तो ना पता था कि भारत का पूरी तरीके से टूटने वाला है या भारत अब फाइनली अंग्रेजों की आजादी से निकल जाएगा। भाई राजा तो राजा है, मणिपुर आप देख सकते हो पूरी स्टेट अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसे क्या मतलब है। तो आप कह सकते हैं कि मणिपुर एक पहली प्लेस थी जहां पर आजादी से पहले भारत में इलेक्शन हो चुका था और वो इलेक्शन सिर्फ इसीलिए हुआ था भारत के कहने पर कि भाई भारत के अंदर क्या वहां के लोग, मणिपुर के लोग इस चीज से एग्री हैं कि वहां पे राजा बना रहे। तो जब इलेक्शन हुआ था तो मोस्टली टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ कि लोग, मणिपुर के जो लोग थे वो अपने महाराजा बोध चंद के पूरी तरीके से फेवर में थे, लेकिन फिर भी वहां की सरकार के द्वारा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन से उनसे साइन करवा लिया, जो वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पहली ऐसी जगह थी जब भारत, वहां के लोगों ने ही इलेक्शन के थ्रू मणिपुर के राजा को एकत्रित कर लिया, एक कर लिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को जबरदस्ती क्यों कर रही है? लेकिन ऑफकोर्स जबरदस्ती करनी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि देखो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना जरूरी था। इसी वजह से मणिपुर के लोग इस एक्सेशन से नाराज थे शुरुआती समय में और बहुत जगहों पे नेशनल असेंबली, स्टेट ऑफ कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट क्यों कर रही थी? क्योंकि भाई देखो उन्हें भी अपनी राजनीति चमकानी है। बहुत सारे लीडर्स जो थे इसके खिलाफ भी थे, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इसको
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत साइन नहीं करवाया गया, इसको एक अलग पॉलिसी के तहत सितंबर 1949 में इसको बोला जाता है मर्जर एग्रीमेंट। आई थिंक यहाँ हाँ लिखा हुआ है मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है, विलय समझौता के नाम से इसको बोला जाता है। और फाइनली वहां के मणिपुर के राजा को इस एग्रीमेंट के तहत भारत का पार्ट बना लिया जाता है। दोस्तों जूनागढ़ और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, यूपीएससी की तैयारी जब करने जाओगे तो जूनागढ़ के बारे में जरूर पढ़ लेना। जम्मू एंड कश्मीर के विलय के बारे में आप आने वाली वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट बुक होगी आपकी, आप उसमें भी देखोगे तो डिटेल में आप वहाँ पे भी समझ जाओगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह के तहत छीन लिया गया और इसका पार्ट बनाया गया। वो मैं आपको इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में। अब लास्ट पार्ट वीडियो का जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें आप ये समझेंगे किस तरीके से भारत देश जो था सारे राजाओं को एक तो कर लिया, अब स्टेट का क्रिएशन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें किस तरीके से श्री रामल्लु पोटी वो 56 डेज का तक फास्ट पे रहे और उसके बाद फिर डेथ होगी उनकी और बड़ा ही मतलब दिक्कत रही। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के पढ़ेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।